नमस्ते हमारे प्यारे भाई। ठंड के मौसम में आलस में मत रहिए मेरे भाई, मेहनत से पढ़ाई करिए क्योंकि एसएससी जीडी 2026 का पेपर बहुत जल्द फरवरी में होने वाला है और काफी ताबड़तोड़ वैकेंसी हैं। और हमने मेरे भाई ये वादा किया है कि मैं एसएससी जीडी वाले बच्चों को गणित के 10 एज इट इज एग्जाम पेपर या मॉक टेस्ट सॉल्व कराऊंगा जैसा पेपर आएगा, बिल्कुल उसी लेवल के मेरे भाई जिसमें एसएससी जीडी के प्रीवियस भी क्वेश्चंस हैं और जो अभी एसएससी ने लेटेस्ट पेपर कराए हैं, सीजीएल का, सीएचएसएल का, है ना, सीपीओ का हो जाएगा, सिलेक्शन पोस्ट का, इन सब के सवाल भी मैं इंक्लूड करूंगा। ठीक है, बेस्ट क्वालिटी क्वेश्चंस और सीधे आपको पेपर में ऐसे सवाल देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आप इन 10 एग्जाम पेपर को मेरे साथ साथ जरूर सॉल्व करें। इसके साथ आप हमारी अगर एप्लीकेशन पे जाओगे टेस्ट रैंकिंग पे, तो हमने एसएससी जीडी के है भाई पिछले 5 साल के फुल लेंथ मॉक टेस्ट, एक एक घंटे के जो ये कंप्लीट पेपर हैं यहां पर, ये हमने अपलोड करवा रखे हैं। ठीक है जी, ठीक है बच्चों, तो आप ये फुल लेंथ टेस्ट यहां से लगा सकते हो अगर किसी बच्चे को प्रीवियस के मॉक टेस्ट लगाने, क्योंकि केवल पढ़ना काफी नहीं है, जैसा पेपर पूछा जाएगा बिल्कुल उसी लेवल के, बिल्कुल वही सेम टू सेम इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है जिसमें आप लगाना चाहो। ठीक है, ये सब फ्री अपलोड है। ओके, चलो तो शुरू करते हैं प्यारे दोस्त, आज की कहानी आ जाइए। ठीक है, यह है हमारा पहला सवाल एसएससी जीडी 2025 के लिए, एसएससी जीडी 2025 के पेपर का पूछा हुआ एज इट इज। 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 217 रुपए है। आपसे क्या पूछा है? मूलधन। बहुत सिंपल बात है, 10% स्टैंडर्ड रेट है। अगर ब्याज की दर 10% है तो 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होता है? 33.1%। याद कर लीजिए, ब्याज की दर 10% है, 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? 30%। 3 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस कितना आएगा बच्चों? फिर 3.1%। ये दिमाग में आपको सीधा लिखना है। इसी की वैल्यू सवाल में कितनी दी है भाई? 217 रुपए। तो यहां से डेसिमल हटाओगे तो यहां 0 बढ़ जाएगा, तो कितनी बार चला गया? 70 बार चला गया, तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 70। आपसे पूछा मूलधन यानी कि 100% के लिए, तो 2 जीरो चुपका दी, यानी कि 7,000 रुपए इस सवाल का आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन है? चौथा। ठीक है भाई, तो ये 10% आप जो है स्टैंडर्ड रेट है, याद कर लीजिए। एक और सवाल जीडी 2025 का ही। एक कैमरे का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 75% है, तो लाभ प्रतिशत कितना है? एक कैमरे का कॉस्ट प्राइस उसके सेलिंग प्राइस का 75% है। 75% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है बच्चों? 3/4। 25% 1/4, 75% 3/4। तो कैमरे का जो कॉस्ट प्राइस है सेलिंग प्राइस का 75% है, यानी कि अगर कैमरे का सेलिंग प्राइस 4 है तो 4 का 75% क्या होता है? 3। कैमरे का कॉस्ट प्राइस 3 है। लाभ प्रतिशत पूछा है। लाभ किसको बेस मान के निकाला जाता है? क्रय मूल्य को, सीपी को। भाई कैमरे का कॉस्ट प्राइस कितना है? 3 का कैमरा आपने 4 में बेचा तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ? 1 का, तो आपका प्रॉफिट है 1/3, यानी कि 33:1/3%। एकदम आसान सवाल है कि नहीं? अगला, यह भी जीडी 2025 का है। मोहन ने 153 कुर्सियां बेची और उसे 68 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। उसका लाभ प्रतिशत कितना है? मोहन 153 कुर्सी बेचता है और बेचने से 68 चेयर के विक्रय मूल्य के बराबर का लाभ जो है हासिल कर लेता है। लाभ प्रतिशत क्या है? पहले तो ये डाटा ऑलरेडी कट रहा है तो इसको कट लो, है ना, 17 का पहाड़ा है ना, 17 निम्मा 153 और 17 चौका, देखो बच्चों सिंपल हो जाएगा। तो जब मोहन ने 9 कुर्सियां बेची तो उसे 4 कुर्सियों के सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट हुआ। मानो जैसे एक चेयर का सेलिंग प्राइस है 1 रुपए। ठीक है, मोहन ने 9 कुर्सी बेची तो 4 चेयर के सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट हुआ। तो 4 चेयर का प्रॉफिट कितना हो गया मेरे भाई? 4 चेयर का सेलिंग प्राइस कितना है? 4 का प्रॉफिट हुआ। 4 का प्रॉफिट हुआ 9 चेयर बेचने पर। 9 चेयर कितने रुपए की बेची होंगी? 9 रुपए की। अगर 9 रुपए की चेयर बेची, आपको 4 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, तो आपने वो चेयर खरीदी कितने की है? 5 की, यानी कि अल्टीमेटली 5 रुपए के सामान पर आपको 4 का प्रॉफिट हुआ है। तो ये कितना हो गया बच्चों? 80%। 1/5 20% 4/5 है, तो आपका अल्टीमेट प्रॉफिट है बच्चे 80%। इससे आसान कोई सवाल है?
बिल्कुल एक एक सेकंड के मेथड है। ये बताइए, सीपीओ 2019 का क्वेश्चन है, 40,000 रुपए की एक धनराशि किस प्रतिशत दर पर 2 साल में 44,100 रुपए हो जाएगी, जहां ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है, एनुअली कंपाउंड होता है। ठीक है बच्चों, तो वैसे तो आपको देखते ही पता लग जाना चाहिए कि सवाल का आंसर कितना हो गया प्यारे दोस्तों, है ब्याज की दर पूछा है, दर पूछा है। देखो प्यारे दोस्तों ध्यान से सुनेगा, सवाल में ये बोला है कि 40,000 रुपए किस ब्याज की दर से, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से 2 साल में कितना अमाउंट हो जाएंगे, 44,100 रुपए हो जाएंगे। यानी कि आपका पैसा इतने गुना हो गया, कितने साल में, 2 साल में। 2 साल में आपका पैसे इतना हो गया भैया, 40,000 का 44,100 रुपए बन गया। तो एक साल में, हर एक साल में आपका पैसा कितने गुना हो रहा है, इसका अंडर रूट ले लेंगे, मल्टीप्लाइंग फैक्टर, ठीक है ना। तो 2 जीरो तो कट ही गया, ऊपर क्या आ जाएगा 21 और 400 का अंडर रूट 20। यानी कि हर एक साल में आपका पैसा खुद का 21/20 गुना हो रहा है, यानी कि 20-21 बन रहे हैं। तो आपको ब्याज कितना मिल रहा है, 20 पर 1, और 1/20 कितना है, 5%। तो ब्याज की जो दर है 5% पर एनम है, और इस दिमाग में ही हो जाना चाहिए था मेरे भाई, लिखना तक नहीं है। आगे चलते हैं, सवाल नंबर है 5, जीडी का एक और सवाल, बिल्कुल रेलेवेंट है, कोई हवाबाजी नहीं। अभी तो पेपर बहुत आसान आने लग रहा है, तो आपको यही पढ़ना है। एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को कॉस्ट प्राइस पर बेचने का दावा करता है, हालांकि वह एक ऐसे बाट का उपयोग करता है जिसका वजन वास्तव में उस पर लिखे वजन से 26% कम होता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। एसएससी जीडी 2025 के पेपर में ये सेम सवाल लगभग 15-16 बार आया है, सेम क्वेश्चन, डेटा कि मात्र ये परसेंटेज बदली थी, तो इसको सीख लो। एक बेईमान दुकानदार है, वो कहता भाई साहब मैं जिस भाव पे सामान खुद खरीद के लाता हूं उसी भाव पे आपको दूंगा, लेकिन फिर भी लाभ कम आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो मेरे प्यारे भी एक ऐसा बाट इस्तेमाल कर रहा है जिसका वजन वास्तव में उस पर लिखे वजन से 26% कम है। मान लो कोई ग्राहक उससे कहता है बाबूजी कि हमें 100 किलो आटा दे दो, तो 100 किलो आटा नहीं देगा, 100 किलो उसने तराजू पे तोल के दिखा दिया, लेकिन वो एक्चुअल में आटे का वजन 100 से 26% कम, यानी कि कितना है, केवल 74 किलो ही है। तो 74 किलो आटा देके आपसे कितने का, 100 किलो का पैसा ले रहा है। तो इसका प्रॉफिट कितना हुआ, अल्टीमेटली 74 का सामान 100 में बिक गया, तो 26 का प्रॉफिट हो गया ना, कितने पर, 74 पर। तो आपका प्रॉफिट हो गया मेरे भाई 13/37। ये आंसर किस में आया है, फ्रैक्शन में, तो परसेंटेज में गुणा 100%, तो 13 गुणा 100 कितना आएगा, 1300/37% आपका लाभ है। ठीक बच्चों, देखो चाहे तो आप भाग कर लो या फिर ये देख लो कि ऊपर यूनिट डिजिट क्या आना चाहिए, 0। ठीक है भाई, यहां देखो 7 7 49, 9 + 0 9, 7 चौक 28, 8 5 3, 7 पंजे 5 40, एंड में 0 आ गया, 7 6 42 और 2 6, आंसर क्या हुआ, तीसरा ऑप्शन हो गया ना बच्चों। आ जाइए, ठीक है। अगर किसी बच्चे को भाई कॉन्सेप्ट भी पढ़ने हैं, बेसिक से सारे, मतलब हिंदी भी उसको पढ़नी है, रीजनिंग भी पढ़नी है, कम समय है क्योंकि आप अब यूट्यूब पे रिसर्च करने का टाइम नहीं है अब आपके पास, तो सिलेक्शन वे एप्लीकेशन पर जो एसएससी जीडी का ही जो टारगेट बैच हम पढ़ा रहे हैं, तो इसकी क्लास भी शुरू हो गई है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं और अभी कर लो मेरे भाई, क्योंकि बाद में लेट हो जाएगा। और ये बैच साल में एक ही बार आना है, मतलब यही है, अब दोबारा जो है नेक्स्ट ईयर ही दिखेगा आपको। तो पढ़ लो एक बार मन से, क्या पता कुछ हो ही जाए आपका। छठा सवाल, मैंने 100 किलो चाय खरीदी और इसे मैंने उस लाभ पर बेचा जो मेरे द्वारा 40 किलो चाय हेतु किए गए भुगतान के बराबर है। मेरे द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। आई परचेज्ड 100 kg ऑफ टी एंड सेल्स इट फॉर ए प्रॉफिट। इस प्रॉफिट पे बेचा टू द एक्सटेंट ऑफ व्हाट आई वुड हैव पेड फॉर 40 kg। व्हाट इज माई प्रॉफिट परसेंटेज। सवाल में जरा सा दम नहीं है, लेकिन मेरे भाई जरूर क्या है इसकी भाषा। मान लो जैसे आपने एक किलो चाय खरीदते हो आप 1 रुपए की, माना 1 किलो चाय की जो खरीद मूल्य क्या है 1 रुपए, आपने 100 किलो चाय खरीदी है 100 रुपए की। तो जब आपने इस चाय को बेचा तो चाय को बेचने से प्रॉफिट हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, इतना प्रॉफिट हुआ जितना मैंने खुद 40 किलो चाय को खरीदने के लिए पेमेंट किया है।
40 किलो चाय को खरीदने के लिए कितना पेमेंट किया होगा? 40 रुपए। तो अल्टीमेटली 100 पे 40 रुपए का ही प्रॉफिट हुआ, जो कि 40% ही हो जाता है डायरेक्ट। तो इसमें तो कुछ था ही नहीं, है ना, दिन दहाड़े पागल बनाया जा रहा है जी। अगला सवाल देखिए बच्चों, n संख्याओं का एवरेज कितना है? 42। यदि 75% संख्याओं में से प्रत्येक में 4 की वृद्धि की जाती है और शेष संख्याओं में से प्रत्येक में 8 की कमी की जाती है, तो इस प्रकार प्राप्त संख्याओं का औसत क्या होगा? समझ में आया? चलिए ध्यान से सुनिएगा। हमारे पास n संख्याएं हैं ऑलरेडी, जिनका एवरेज भी हमें पता है कितना है? 42। 75% संख्याओं में से प्रत्येक को 4 बढ़ा देते हैं। 75% का मतलब 3/4। मैंने मान लिया कि हमारे पास टोटल 4 संख्याएं। कितनी मान ली बच्चों? टोटल 4 संख्याएं। तो 4 का 75% कितना होता है? 3। 3 संख्याओं में से हर एक को कितना बढ़ा दिया? 4 4 4 4 4 बढ़ा दिया। फिर बची कितनी? एक संख्या। उसमें से मेरे पे क्या कर दिया? ईच को 8 कम कर दिया। तो आप ये पता लगा लो कि नेट चेंज क्या आ जाएगा संख्याओं में। नेट चेंज क्या आएगा? 3 संख्याओं को 4 4 बढ़ाओगे तो टोटल कितना बढ़ जाएगा? 12। और ये 1 को 8 कम करोगे तो कितना कम हो जाएगा? 12 - 8, 4 बढ़ गया टोटल। कितनी संख्याओं पर? 3 और 1 4। तो एवरेज कितना बढ़ गया आपका? 1। यानी कि एवरेज 1 बढ़ जाएगा कि नहीं? तो अगर पहले एवरेज 42 था तो 1 बढ़ के कितना हो गया? सीधा 43 हो गया कि नहीं हो गया? बताइए, इससे आसान कुछ है? आगे जीडी के पेपर का सवाल। रवि कुल काम का 1/4 15 दिन में पूरा कर सकता है। छवि 1/3 18 दिन में पूरा कर सकती है। धनी आधा काम 24 दिन में पूरा कर सकता है। रवि, छवि और धनी साथ मिलकर पूछ रहे हैं 3/4 काम कितने समय में पूरा करेंगे? 3/4 काम कितने समय में करेंगे? समझ में आया? चलो, तो है तो नॉर्मली क्वेश्चन 3 लोगों से काम करवाना है। कौन कौन है यहां पे? रवि, छवि और धनी। पहली लाइन देखो, रवि 1/4 काम 15 दिन में करता है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? 1/4 काम 15 दिन में, पूरा काम 15 चौका 60 दिन में। बोलो। छवि 1/3 काम 18 दिन में, 1/3 का मतलब 1/3, 1/3 काम 18 दिन में, पूरा काम कितने दिन में करेगा छवि? 18 तिया 54 दिन में। धनी आधा काम 24 दिन में, आधा, तो पूरा काम कितने दिन में? 48 दिन में। क्लियर है ना बच्चों? भाई कोई समस्या? तो अब आपको क्या निकालना है यहां पे? टोटल वर्क। उसके लिए क्या लेना पड़ेगा? इनका एलसीएम। एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है भैया। अब बताओ ये सब संख्याएं किससे कट रही हैं? सब संख्या 6 से कट रही हैं। 6 गुणा 10, 6 गुणा 9 और 6 गुणा 8। तो एलसीएम में 6 तो आएगा ही आएगा। टोटल वर्क है, एलसीएम में 6 तो आएगा ही आएगा ना बच्चों। अब आपको केवल क्या लेना है? 10, 9 और 8 का एलसीएम लेना है। तो कितना आ जाएगा ये? 40 निम्मा 360, 360 आ जाएगा। यानी कि 6 गुणा 300, ये क्या आ गया बच्चों आपका? एलसीएम आ गया, यानी कि टोटल वर्क। ये मान लिया कि ये आपका टोटल वर्क है, ठीक है ना। अब रवि इतना काम करता है 60 दिन में, तो एक दिन में कितना काम करेगा? इसको 60 से भाग देंगे है भी, तो 36। रवि की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 36। आप बोलोगे हाँ जी सर। छवि ये काम करते 54 दिन में, एक दिन में कितना काम करेगी? 54 से भाग देंगे, 6 निम्मा 54, 360, फिर 9 से कट जाएगा 40। धनी ये काम करता है 48 दिन में, एक दिन में कितना काम करेगा? 48 से भाग देंगे, 6 8 360 को 8 से काटेंगे 45। बोलो, यहां तक कोई समस्या है? कोई समस्या नहीं है। आपसे पूछा 3/4 काम कितने समय में करेंगे, तो टोटल वर्क है। इस टोटल वर्क का कितना करना है? 3/4, 3/4 करना है। तीनों लोग मिलकर करेंगे काम कितनी एफिशिएंसी के साथ? तो आप ये देखो, 36 + 45 81, 81, और 81 + 40 121। तो तीनों लोग काम करेंगे 121 एफिशिएंसी के साथ, इतने दिन लगेंगे। यही है ना बच्चों? तो भैया ये तो ऐसे ही हो लिया। देखो ये 121 कटेगा तो है नहीं किसी से, यानी कि नीचे 78 नहीं आएगा, नीचे 103 नहीं आएगा, नीचे 31 नहीं आएगा, 121 ही आएगा, जो एक ही ऑप्शन में आ रहा है खुद। समझ में है ना? तो बहुत बेसिक सा सवाल है, इसमें जरा सा भी दम नहीं है। सवाल नंबर है 9, जीडी 2025 के पेपर का पूछा हुआ ही। 4 व्यक्ति एक पार्क की परिधि पर चलते हैं।
परिधि सरकमफ्रेंस बोल रहे यानी कि सर्कुलर पार्क हुआ, ठीक है ना। ये क्रम से 6, 8, 10 और 14 मिनट में एक चक्कर पूरा करते हैं। पहला आदमी पूरे पार्क का चक्कर 6 मिनट में लगाता है, दूसरा 8 मिनट में पूरा एक राउंड करता है, ठीक है बच्चों। इस तरीके से चूंकि उन्होंने एक साथ शुरुआत की थी, सभी चारों लोगों ने एक साथ चलना शुरू किया है, ठीक है बच्चों। तो कितने घंटे के बाद वो फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे? आफ्टर हाउ मेनी आवर्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पोजीशन? स्टार्टिंग पोजीशन यानी कि चारों लोगों ने एक ही जगह से चलना शुरू किया है ना, अभी तो स्टार्टिंग पोजीशन पे आएंगे। तो स्टार्टिंग पोजीशन पर वो एक साथ जो है कितने घंटे के बाद मिलेंगे? तो वो टाइम कैसे निकाला जाएगा बच्चों? इनका एलसीएम, सिंपल लॉजिक। पहला आदमी 6 मिनट में एक चक्कर लगाता है, दूसरा 8 मिनट में, ये 10 मिनट में और ये 14 मिनट में। तो कितने टाइम के बाद वो स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे? दोबारा से इनका एलसीएम आएगा। हालांकि 14 में 7 आ रहा है, एलसीएम में भी 7 जरूर आएगा। तो आंसर जो होना चाहिए, मुझे तो साफ साफ दिख रहा है 7 का मल्टीपल ही आना चाहिए। समझ में आया ना? देखो आप कहोगे सर गड़बड़ है, गड़बड़ है। देखो ध्यान सुनेगा, जो एलसीएम निकल रहा वो निकालो। 6, 8, 10 का कितना आ जाएगा? 120। 120 आ गया भाई, इतना तो सबको पता है। 120, 120 के बालक हैं सब। तो 6, 8, 10 का एलसीएम 120। 120 का 14 से कटता है? नहीं। 2 सत्ते 14, 2 तो आ गया, 7 नहीं आया। तो 120 गुणा 7 यानी कि कितना? 800। ये आया है मिनट में, क्योंकि यहां पे सब कुछ किस में दिया था? मिनट में। लेकिन आपसे पूछा कितने घंटे बाद मिलेंगे, तो मिनट को वापस घंटे में बदलना है। एक घंटे में 60 मिनट होते, तो इसको 60 से वापस डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 14 घंटे। समझ में आया ना बच्चे? क्लियर है? अब आया मजा? ऐसे आ जाइए। सवाल नंबर है 10, सीजीएल 2025 प्री के पेपर का पूछा है। ए वर्टिकल सिलेंडर कंटेनर इज फिल्ड विद ऑयल। एक बेलनाकार बर्तन तेल से भरा है। A solid hemispherical stone of radius 7 centimeter is immersed completely and the level rises by 3 centimeter. 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक अर्धगोलाकार पत्थर पूरी तरीके से उसमें डूब जाता है। डूबने से क्या हुआ भैया? पत्थर अपनी जगह लेगा तो पानी का लेवल बढ़े, तेल का लेवल बढ़ेगा, तो तेल का लेवल कितना बढ़ जाता है? 3 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। तो आपसे पूछा बेलन की त्रिज्या क्या है? ऐसे सवाल में सिंपल लॉजिक क्या लगेगा कि पत्थर जो डुबाया गया है उस पत्थर का आयतन ही बढ़े हुए तेल की आयतन के बराबर होगा, ठीक है ना। मान लो जैसे कि ये सिलेंडर है भाई, ठीक है, और इसमें थोड़ा सा ये तेल भरा हुआ है, ठीक है बच्चों। अब हमने यहां पे एक पत्थर ये डुबा दिया, ये पत्थर डुबा दे, ठीक है भैया। तो इसमें तेल का लेवल बढ़ जाएगा थोड़ा सा ऐसे, लेकिन जो तेल का लेवल ये जो बढ़ेगा ये भी तो सिलिंड्रिकल शेप में ही बढ़ेगा, आया ना समझ में? यानी कि इसका जो आयतन होगा वो पत्थर के आयतन के बराबर हो जाएगा। आपसे पूछा है बेलन की त्रिज्या। बेलन की त्रिज्या हमने क्या मान ली? स्मॉल। तो सिलेंडर का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। हमें ये देखो, ये जो तेल का जो लेवल बढ़ा इसका आयतन, ये भी तो सिलिंड्रिकल शेप ही है, इसकी भी रेडियस आर ही होगी। पाई आर स्क्वायर किस लेवल तक बढ़ा? ये 3 सेंटीमीटर। ये तो हुआ मेरे भाई बढ़े हुए तेल के आयतन का वॉल्यूम, ठीक है बच्चों, बढ़े हुए तेल का वॉल्यूम। ये क्यों वजह बढ़ा है? ठोस अर्धाकार अर्धगोलाकार इसमें पत्थर डुबाने की वजह से। तो अर्धगोलाकार शेप है, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। यहां पे अर्धगोलाकार शेप पत्थर है, उसकी रेडियस कितनी है? 7। ये आ जाएगा, ठीक है बच्चों। कोई समस्या इसमें? तो यहां पाई से पाई तो कट जाएगा, तो आर स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? 2 × 7³/9, 3×9। तो रेडियस क्या आएगा इसका? √। देखो भाई एक बात समझो, 7³ का मतलब है 7 स्क्वायर × 7। तो 7 स्क्वायर में से 7 आ जाएगा, √ लेंगे, 9 का √ क्या आ जाएगा? 3। यहां से एक 7 बच गया, यहां से एक 2 बच गया, यानी कि √14। तो ये आया है बेटा 7√14/3। समझ में आया ना? कोई दिक्कत? अब देखो, ज्यादा हमें दिक्कत नहीं लेंगे क्योंकि यहां पे ऑप्शंस काफी दूर दूर हैं, है कि नहीं। तो हमें अप्रोक्सी कैलकुलेशन करना है, ठीक है बच्चों। तो 7/3 ये कितना आ गया बच्चे? यहां पर √14। तो √14 का जो भी वैल्यू आएगी वो क्या आएगा मेरे प्यारे भाई? 4 से कम ही आएगी भाई। 4 का वर्ग क्या होता है? 16। 3.5 का वर्ग क्या होता है?
12.25, तो उससे बड़ा ही आएगा लगभग। मान लीजिए ये किसके करीब आ जाएगा मेरे भाई, ये आ जाएगा आपका 3.9 के करीब मान लो। चलो, तो अगर मैं इसको काटता भी हूं तो क्या आ जाएगा 9.1, यानी कि इसके करीब आ जाएगा। 3.9 से कम ही आएगा मेरे प्यारे भाई, 9 से कम ही आएगा। तो क्या आंसर है बताओ, कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे आपको हवा में उड़ाने हैं सवाल। 11वां, 3 आदमी एक साथ टहलने के लिए निकलते हैं, उनके कदमों की लंबाई है 90 सेंटीमीटर, 95 सेंटीमीटर और 75 सेंटीमीटर। यानी कि पहला आदमी एक कदम में 90 सेंटीमीटर चलता है, दूसरा 90 से 95 सेंटीमीटर, तीसरा आदमी एक कदम लेगा तो 75 सेंटीमीटर चल लेगा आगे। प्रत्येक को कितनी न्यूनतम दूरी मीटर में बताना है, मीटर में तय करनी चाहिए, ताकि वे उस दूरी को पूर्ण कदमों में तय कर सके। यानी कि मिनिमम कितनी डिस्टेंस हर आदमी को चलनी चाहिए जिससे कि पूरे कंप्लीट स्टेप चले, आधे अधूरे नहीं। मान लो आप 200 सेंटीमीटर चलते हो, तो क्या ये 90 सेंटीमीटर को तो भैया 2 कदम लेगा, 180 सेंटीमीटर में 20 सेंटीमीटर बच जाएगा ना। तो हमें ऐसी मिनिमम डिस्टेंस बतानी है जिससे कि सारे लोग चल सके कंप्लीट स्टेप में। ऐसा नहीं कि आधी छलांग आपको रखनी पड़ रही है। तो मिनिमम डिस्टेंस निकालनी है, कंप्लीट स्टेप भी करने, तो आपको क्या लेना पड़ेगा, इनका एलसीएम। दैट्स इट, इनका एलसीएम। अब प्यारे दोस्तों ये सेंटीमीटर में आंसर पूछा है मीटर में, तो मैं ऑप्शन एलसीएम ही तो है, तो ऑप्शन से करेंगे। अब ये मीटर है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते, तो अपन लोग क्या कर लो, 100 से गुणा करके सेंटीमीटर में बदल लो ना। बताइए बच्चों, तो यानी कि इन चारों में से कोई एक आंसर है। तो देखो 75 आ रहा है, तो एलसीएम जो भी होगा 75 से कटने वाला 25 से कटने वाला होगा, तो एंड में क्या आना चाहिए, 25 का मल्टीपल आना चाहिए लास्ट के 2 डिजिट। ये नहीं कटेगा 25 से, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये कट रहा है, तो क्या आंसर हुआ केवल। इससे आसान कोई तरीका दुनिया में, आप 9 का मल्टीपल भी चेक कर सकते थे कि अंकों का योग 9 से कटना चाहिए, है ना। चलो आगे चलते हैं, अगला सवाल, सवाल नंबर 12। एक सर्कल की सरकमफ्रेंस उसके डायमीटर से 60 सेंटीमीटर अधिक है। सर्कल का एरिया बताइए। पहली बात तो सर्कल का एरिया 11 का मल्टीपल आएगा, 7 का मल्टीपल भी आएगा, वो तो आप जानते ही हो, ठीक है ना। और देखो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सवाल में क्या बोला है, वृत्त की परिधि व्यास से कितनी ज्यादा है, तो पहले वो यहां पे फॉर्मूला लगाएंगे, परिधि का व्यास घटाएंगे, बराबर करेंगे, रेडियस निकालेंगे। इतना सब नहीं करना होता। सर्कल के बारे में ज्ञान हासिल करो। अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 है तो उसकी परिधि कितनी है 44, और उसका एरिया कितना होता है 154। ये अपने दिमाग में बिठा लो, अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 है तो परिधि 44, एरिया 100, ठीक है। सर्कल की रेडियस 7 है तो उसका व्यास यानी कि डायमीटर कितना होगा, यानी कि ये रेशियो चलता है बच्चों। अगर किसी सर्कल का डायमीटर 14 है तो उसकी सरकमफ्रेंस कितनी होगी, परिधि 44, यानी कि सरकमफ्रेंस डायमीटर से कितना ज्यादा है। सवाल के अनुसार परिधि जो है व्यास से कितना अधिक है 60 सेंटीमीटर, यानी कि कितना डबल। तो एरिया भी क्या होना चाहिए डबल। यही गलती कर दोगे, बस ये ध्यान रखना। व्यास और सरकमफ्रेंस परिधि क्या लंबाई है, लंबाई, और लंबाई किसमें नापी जाती है सेंटीमीटर में, जबकि एरिया किसमें नापा जाता है सेंटीमीटर स्क्वायर में। एरिया में पावर 2 होता है। तो अगर यहां पे लेंथ डबल हो रही है तो एरिया डबल नहीं करना, आपको स्क्वायर करना है 4 गुना। तो 154 का 4 गुना कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा सर्कल का। ये है बेस्ट मेथड, 1-2 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा करने में, और मेंटली हो जाएगा बच्चों दिमाग में। सवाल आपके सामने 13, बताइए यदि x y स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है, x 78 है, y 11 है, तो y बराबर 2.2 होने पर x का मान ज्ञात कीजिए। x वेरीज इनडायरेक्टली टू y, ठीक है। x जो है y के क्या है व्युत्क्रमानुपाती है, y स्क्वायर के, सॉरी, यानी कि y का स्क्वायर जिस अनुपात में बदलेगा x उसके उल्टे अनुपात में बदलेगा, ये होता है व्युत्क्रमानुपाती, उल्टा अनुपात में बदलना। समझ में आया। x का मान पहले 78 था तो y 11 था, अब y 2.2 कर दिया तो x का नया मान आपसे पूछा है। तो x का मान कितना था पहले 78,
अब x का मान क्या होगा, ये तो पूछा है। आपको क्या लेना है, y के रेशियो का स्क्वायर करना है, लेकिन कैसा, उल्टा। भाई पहले y का मान था क्या था 11, अब कितना है 2.2, तो आपको y के रेशियो का उल्टा लेना है, यानी कि y2 ऊपर रखेंगे और y1 नीचे, और क्या करेंगे बच्चों, इसका स्क्वायर, यहां y का स्क्वायर है, बस इतना सा, इससे ज्यादा कुछ नहीं है बच्चों। कितनी बार चला गया, 5 बार, 5 का वर्ग, तो x बराबर क्या आ गया 78 गुणा 25, 25 गुणा 80 कितना आ जाएगा 2000, 2000 से 50 कम, यानी कि 1900। ठीक है बच्चों, ये आंसर है पहला ऑप्शन, बात खत्म। आगे चलते हैं, सवाल नंबर 14 CGL 2025 प्री के पेपर का। एक कंपनी ने 20 हाई एंड लैपटॉप और कुछ क्वांटिटी में स्टैंडर्ड डेस्कटॉप का ऑर्डर दिया। ठीक है भैया, एक कंपनी ने 20 तो मंगाए भैया लैपटॉप और कुछ मंगाए डेस्कटॉप। ठीक है बच्चों, हाई एंड लैपटॉप की कीमत स्टैंडर्ड डेस्कटॉप से 5 गुना थी, लैपटॉप की कीमत डेस्कटॉप से कितनी है 5 गुना। एक गलती के कारण डिलीवरी में लैपटॉप और डेस्कटॉप की संख्या आपस में बदल गई, गड़बड़ हुई, जितने लैपटॉप मंगाने थे उतने तो डेस्कटॉप आ गए, और जितने डेस्कटॉप ऑर्डर किए थे उतने लैपटॉप आ गए, इससे कुल बिल क्या हो गया 80% बढ़ गया। तो आपसे पूछा ओरिजिनल ऑर्डर में हाई एंड लैपटॉप और स्टैंडर्ड डेस्कटॉप की संख्या का अनुपात, ये सवाल है। ठीक है ना, ये सवाल सीजीएल में डेटा बदल बदल के 15-20 बार तो कम से कम पूछा ही होगा, इससे कम नहीं। तो भैया हम मंगा रहे हैं लैपटॉप और डेस्कटॉप, ठीक है ना, तो मान लीजिए कि भैया हमने कितने लैपटॉप मंगाए हैं यहां पे सवाल में 20, और कुछ डेस्कटॉप मंगाए, नहीं पता कितने डेस्कटॉप मंगाए हैं x। ठीक है बच्चों, अब सवाल में यह बोला है कि भैया यहां पर जो प्राइस है काय का, लैपटॉप का, वो डेस्कटॉप से कितना है 5 गुना, यानी कि डेस्कटॉप की कीमत 1 है तो लैपटॉप का प्राइस कितना है। आप मुझे बताओ आपका बिल कितने का बनना चाहिए, आपका बिल कितने का बनना चाहिए। एक लैपटॉप 5 का है तो 20 कितने के आ जाएंगे 100 के हैं सचिन, प्लस एक डेस्कटॉप है 1 का है तो x कितने के आ जाएंगे x के। लेकिन हुआ क्या मेरे भाई, गलती से जो आपका बिल है वो 80% बढ़ के आया, क्यों, क्योंकि आपने संख्या बदल दी। भाई लैपटॉप 20 मंगाए थे लेकिन आए कितने, डेस्कटॉप 20 आ गए, डेस्कटॉप x मंगाए थे लेकिन लैपटॉप x आए, संख्या आपस में बदल गई, तो अब बिल कितने का बनेगा, x लैपटॉप 5x के हो जाएंगे और भैया एक डेस्कटॉप 20 का, यानी कि अब बिल आया मेरे दोस्तों बन के यहां पे 5x प्लस 20 का। और अब वाला जो बिल है वो पुराने वाले बिल से कितना ज्यादा है 80%, और 80% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है बच्चों 4/5, यानी कि अगर पुराना वाला बिल 5 का था तो अब कितने का आया बेटा 9 का, इक्वल होना चाहिए। ये तो एक स्टेप का सवाल, इससे ज्यादा है ही नहीं, तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा केवल। तो आप बताओ मेरे भाई कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई है 9 गुणा 100 900 और 20 पंजे 100 800, 900 100 का डिफरेंस। ठीक है जी, 5 की 5x में 25x और 9x कितना आ गया 16x, x की वैल्यू कितनी आ गई 50। तो आपसे पूछा ओरिजिनल संख्या है ना, तो लैपटॉप हमने मंगाए थे कितने और डेस्कटॉप कितने मंगाए थे x, यानी कि तो ओरिजिनल संख्या क्या थी। ठीक है बच्चों, 5 35 और x का फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या है, आप पूछा है। अगर आपको 3 संख्याएं a b और c दी हैं तो उनका चतुर्थ अनुपाती फोर्थ प्रोपोर्शनल याद कर लीजिए BC/A, 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 यानी कि 35 गुणा x/5, ये फोर्थ प्रोपोर्शनल आ गया। सवाल में इसी की वैल्यू क्या दे रखी है 84 दे रखी है। 5 से आपका 35 7 बार कट जाएगा मेरे भाई, और 7 से आपका 84 12 बार, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी। एक वस्तु की कीमत में x% की कमी की जाती है, फिर x% की वृद्धि की जाती है। अंतिम कीमत ओरिजिनल कीमत से 10% कम हो जाती है। x का मान लगभग क्या है, क्या बताना है लगभग। देखो एक वस्तु का प्राइस पहले x% कम किया,
फिर हमने क्या किया, x% बढ़ाया, तो यानी कि उस वस्तु के प्राइस में नेट चेंज क्या आएगा, -x और +x का सक्सेसिव, ये आ जाएगा बेटा x² बटे 100% डिक्रीज। वस्तु की कीमत इतने प्रतिशत घट जाएगी, जबकि वस्तु की फाइनल कीमत ओरिजिनल कीमत से कितना घट गई है, 10%। यानी कि इसी की वैल्यू जो है वो 10% के बराबर है कि नहीं सचिन? तो यहां से x² कितना आ जाएगा, 100 गुणा 10,000, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1000 का √e आ जाएगा बच्चों। क्लियर है? अप्रोक्स वैल्यू आपसे पूछी है तो बताओ। देखो बच्चों, √1000 की जो भी वैल्यू होगी, √1000 की वो वैल्यू 31 से बड़े होगी। 31 का वर्ग क्या होता है, 961, तो 1000 का अंडर तो जो है 31 से बड़ा आएगा ना, यानी कि आंसर नहीं है। और 1000 का अंडर 32 से छोटा आएगा। 32 का वर्ग क्या होता है, 1000, 1024 या 1000 है, तो इसका अंडर जो है 32 से छोटा आएगा। 31 32 के बीच में आंसर है, ठीक है ना? इतना ही करना था, ज्यादा मेहनत वाला काम नहीं। सवाल नंबर आपके सामने 17 बताइए। एक वस्तु को 4824 में बेचने से एक आदमी को 20% का लाभ होता है। अगर 6000 रुपया में बेचे तो लाभ प्रतिशत अप्रोक्स बताना है, क्या होगा बताइए। 4824 रुपया में बेचा, क्या हुआ जी? अगर 6000 रुपया में बेचे तो लाभ परसेंट क्या होएगा? देखो, लाभ किसको बेस मान के निकाला जाता है, सीपी क्या होता है बच्चों, 100%। 100% से जितना ज्यादा में बिका वही तो लाभ है। आपने एक वस्तु को 4824 में बेचा, बेचने से 20% लाभ हुआ, 100% पे 20% लाभ हुआ, यानी कि वस्तु बिकी कितने में, 120% में बिकी है। बोले अगर उसी आर्टिकल को 6000 रुपया में बेचे तो कितना लाभ होगा? बहुत से बच्चे सीपी निकालने लगेंगे। सीपी निकालने की जरूरत नहीं है। आप ये देखो, 4824 जो है वो 120% की वैल्यू 4824 रुपए, तो 1 रुपए की वैल्यू कितने परसेंट है ये? सचिन आपसे क्या पूछा है, 6000 रुपए की वैल्यू पूछी है परसेंटेज में, दैट्स इट, यही है। दिस इज द कैलकुलेशन अल्टीमेटली। आप बोलोगे हाँ सर, हमें आंसर अप्रोक्स में निकालना और ऑप्शंस काफी दूर दूर है, 3-3 4-4 परसेंट का फर्क है, ये तो बहुत ज्यादा है बच्चों, है कि नहीं? तो आसान जुगाड़ देखो, 4824 इसको 4800 कर सकता हूं क्या? अरे 4824 रुपया का आप एक मूर्ति खरीद रहे हो, 24 रुपए कम दोगे दुकानदार लड़ेगा थोड़ा ना, ठीक है बच्चों? तो ये कितना आ जाएगा जी, अभी 24 पंजे और 2, और ये कितना आ जाएगा 30, यानी कि अप्रोक्स कितना 150%, है सचिन? यानी कि अल्टीमेटली 100% का सामान 150% होगा, तो लगभग 50% प्रॉफिट हो रहा है। क्या ऑप्शन है पहला, ये बताइए। 30, 45 और 50 बच्चों की एक क्लास है, 3 सेक्शन है उसमें भैया, ठीक है ना? उनके एवरेज मार्क्स कितने, 80, 75 और 90 है। तो पूरी क्लास 9th के सभी बच्चों के एवरेज मार्क्स कितने, यही पूछा आपसे। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं है भैया। देखो, एवरेज मार्क्स कैसे निकाले जाते हैं, टोटल मार्क्स बटे नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो एक क्लास के 3 सेक्शन है, तीनों सेक्शन में जो बच्चे हैं वो 30, 45 और 50 है। तो बच्चों की संख्या का रेशियो कितना है, 5 6 30, 5 नाम 5 2 50 है। बच्चों की संख्या का क्या है बच्चों, रेशियो तीनों सेक्शन में। अच्छा, इन तीनों बच्चों के एवरेज मार्क्स कितने हैं, 80, 75 और 90 है। तो तीनों सेक्शन के मिलाकर, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीनों सेक्शन के मिलाकर एवरेज मार्क्स क्या होंगे, यही है। सचिन कोई दिक्कत? तो यहां आप बेसिक से कर सकते हो मेरे भाई, रेशियो लेने से डेटा इजी हो जाता है। डेविएशन मेथड भी बहुत बढ़िया, बहुत जल्दी आंसर आएगा भाई। जैसे ऑप्शन 80 के करीब है, मैंने मान लिया कि भैया तीनों सेक्शन का मिलाकर एवरेज कितना है 80, तो 80 से कंपेयर करो, ये तो खुद ही 80 है। ये कितना है 75, 5 कम है, तो 9 बच्चों के एवरेज मार्क्स 5 कम है, 9 पंजे 45। मैंने 80 माना है, लेकिन इस सेक्शन के तो 90 है, एवरेज मार्क्स 10 ज्यादा है, तो 10 दूसरा 100, तो यहां 100 ज्यादा हो रहा है, यहां 45 कम हो रहा है, यानी कि टोटल क्या आ गया 55। 55 डेविएशन आ गया, इसको सभी बच्चों में बांट देंगे। सब बच्चे हैं कितने, 6 9 15 10, तो 55/25 कितना आ जाएगा बच्चों, 11/5, यानी कि 2.2, तो कितना आ जाएगा 82.
मात्र 10-12 सेकंड लगेंगे डेविएशन मेथड अगर आपको पता है सवाल करने में। आगे चलेंगे, सवाल नंबर है बच्चों आपके सामने यहां पर 19, ठीक है ना। और एसएससी जीडी 2025 के पेपर में कोई सवाल अगर सबसे ज्यादा रिपीट होके आया है सेम टू सेम, तो बच्चों यही है, बस यही है और यही है, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल को देखते ही आपको एक्टिवेट हो जाना है इसको उड़ाने के लिए। वीर के पास 1632 रुपए हैं, उसने इसे अपने बेटे नितिन और प्रवीण के बीच बांट दिया और उन्हें वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि 4% ब्याज दर पर इन्वेस्ट करने के लिए कहा। यानी कि वीर उनका पापा है। वीर के पास 1632 रुपए, अपने दोनों बेटे बुलाए, 1632 में से थोड़ा नितिन को दिया, थोड़ा प्रवीण को दिया। बोला खर्च मत कर देना, टांगे तोड़ दूंगा तुम्हारी, इस पैसे को जाके बैंक में जमा कर दो, वहां आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा 4% सालाना, ठीक है। बच्चों से कहा। यह देखा गया नितिन और प्रवीण को 12 और 13 साल बाद समान धनराशि प्राप्त हुई। 12 साल और 13 साल के बाद सेम अमाउंट रिसीव हुआ है कंपाउंड इंटरेस्ट पर दोनों को। तो वीर ने नितिन को कितना पैसा दिया था, समझ में आएगा ना सवाल। आप बोलोगे हां जी सर। देखो ब्याज की दर कितनी है, 4%, जिसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/25। ये एक साल में ब्याज की दर 1/25 है, यानी कि आपका पैसा एक साल में कितने गुना हो जाएगा, 25 से 26 हो जाएगा। ये एक साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, ठीक है ना बच्चों। देखो मैं इसकी डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूं क्योंकि वही आपको सीखना चाहिए, बाकी बेसिक्स अमाउंट बराबर करके तो आप कर ही लोगे। कैसे पहचानोगे, सेम अमाउंट होना चाहिए। 12 और 13 साल बाद सेम अमाउंट हो रहा है, 12 और 13 साल के बीच में गैप कितने का है, साल का, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 1। अगर टाइम में 2 साल का गैप होता तो पावर 2 करते, 3 साल का गैप होता पावर 3 करते, 10 साल का गैप होता पावर 10 करते। यहां पावर 1 करेंगे, यानी कि नितिन और प्रवीण के बीच पैसा इस रेशियो में ही बांटा गया होगा, ये डायरेक्ट रेशियो आ गया। पर नितिन को कितना मिला है, प्रवीण को कितना मिला, ये भी तो देखना है। पैसा इस रेशियो में बांटा गया है। देखो अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस ब्याज, समझ में, दोनों को अमाउंट क्या मिला है, सेम मिला है कि नहीं सचिन। अच्छा नितिन को ब्याज मिला है केवल 12 साल के लिए, 12 साल के लिए, प्रवीण को 13 साल के लिए। तो नितिन को 12 साल कम टाइम के लिए ब्याज मिला है, नितिन को ब्याज कम समय के लिए मिला है। कम समय के लिए ब्याज यानी कि नितिन को कम ब्याज मिला होगा, लेकिन यहां इसका मतलब नितिन को पैसा ज्यादा देना पड़ेगा, तभी तो अमाउंट सेम आएगा। यानी कि मेरे भाई यहां पे नितिन को कितना पैसा दिया गया है, ज्यादा 26 यूनिट, और प्रवीण को कितना पैसा दिया गया है, 25 यूनिट। इस रेशियो में पैसा बांटा गया है। यानी कि ट्रिक क्या है, जिसके पास टाइम कम है उसको पैसा ज्यादा देना है, सिंपल सी बात है। इस रेशियो में पैसा बांटा गया है। वीर ने नितिन को कितनी धनराशि दी है, 26, यानी कि 13 का मल्टीपल आंसर आना चाहिए, तो ये तो है नहीं बच्चों। 13 पंजे 65, ये भी नहीं है, आंसर क्या आ जाएगा, ये आंसर आ गया। सॉल्व भी कर सकते हैं। नितिन का शेयर कितना है 26, प्रवीण का 25, दोनों का टोटल मिला के कितना, 26 + 25, टोटल कितना है 1632 रुपए। तो कितनी बार जाएगा, 51 या 153, और 10 51 दूनी 102। तो यानी कि नितिन का शेयर है 26 × 32, 26 × 30 780 + 52, 780 + 52 यानी कि 832 रुपए नितिन का शेयर आ गया। बताओ कोई समस्या है इस सवाल में, ठीक है ना, मस्त है ना तरीका करने का। चलिए लास्ट सवाल करेंगे इस टेस्ट का। सवाल है आपके सामने 20। एक क्लास के 22 बालक है, उनकी औसत उम्र का है 47 साल। टीचर की उम्र भी शामिल कर लें तो पूरे ग्रुप की एवरेज एज कितनी हो जाती है, 48 साल। एक क्लास में 22 बालक हंसी खुशी बैठे, उनकी एवरेज एज कितने, 47 साल। मास्टर जी भी आके बैठ गए, अब पूरा ग्रुप बन गया, टीचर और मास्टर का मिला के एवरेज कितना हो गया, 48 साल। टीचर की उम्र कितनी है, ये पूछा है। तो देखो एवरेज पहले 47 साल था, अब 48 साल हो गया, यानी कि एवरेज कितना बढ़ गया, क्यों बढ़ा, मास्टर जी के आने की वजह से, यानी कि टीचर के आने की वजह से एवरेज बढ़ा है। यानी कि टीचर की एज मेरे प्यारे भाई क्या होगी, ज्यादा होगी 47 से। पहले 22 बालक थे, एक टीचर नए आए, तो लोग कितने हो गए, 23। एवरेज कितना बढ़ गया, एक, एवरेज एक बढ़ गया कितने लोगों का, 23 लोगों का। यानी कि मास्टर जी की उम्र
एवरेज 47 से 23 साल ज्यादा है, यानी कि कितनी है? 70 साल। ये कौन सी क्लास है जिसमें 47 साल के बालक पढ़ रहे हैं? पक्का जेएनयू वाले होंगे। ठीक है जी, तो इतना ही छोड़ते हैं प्यारे दोस्त, ठीक है ना सचिन? मजा आया होगा ही नहीं? तो आज इतना ही छोड़ते हैं। 20 सवाल में से आपने कितने कमेंट में ठोक के कर दिए सही, वो मुझे बताइए। अगर आपके 10 सवाल भी नहीं हो रहे तो स्थिति बहुत दयनीय है, फिर आप नहीं बन पाओगे बेटा कांस्टेबल। कम से कम 15 सवाल आज के टेस्ट में आपके ठीक होने चाहिए। अगर 14-15 भी आप बना पा रहे हो तो लास्ट तक मैं आपको इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा कि आप अच्छा खासा स्कोर करने लगोगे 19-20 पूरा। ठीक है, तो बढ़िया लगा होगा आपको टेस्ट। लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। ऐसे ही हम अगला मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे बहुत जल्द। बाय।